प्रश्न पढ़ेंगे और आपको उनके हिसाब से उसके उत्तर देंगे। मुझे आशा है कि उसमें आपकी जो आशंकाएं हैं या आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको अच्छी तरह मिल जाएंगे। लीजिए, आप नाना जी से बात कीजिए। अच्छा। श्री धनवंत आयुर्वेद महासम्मेलन के सभासदों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है मेरे मुलाकात का, उसके बारे में थोड़ी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। तो यह है, जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है जिससे अपने आप आदमी खींचा जाता है और चलता रहता है। फिर बाद में उसके जैसे अनुभव आए उसी प्रकार वो चलता रहता है। जब ये आयुर्वेद का कोर्स शुरू हुआ तो क्या हुआ, जब पहले तो इंटीग्रेटेड था, इंटीग्रेटेड के बाद में हमारा आयुर्वेद प्रवीण ये कोर्स शुरू हुआ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था वो कब शुरू हुआ, क्या नहीं, कुछ नहीं। मैं तो एक मास्टर था संस्कृत का, खांडबारा करके गांव है उधर। लेकिन एक धुलिया में आके एक शादी के साथ मैं नासिक को गया। नासिक को वो बारात जा रही थी, उस बारात के साथ मैं भी पीछे पीछे जा रहा था। जाते जाते मैंने एक बिल्डिंग पर पार्टी लगाई हुई देखी, प्रकाश औषधालय आयुर्वेद महाविद्यालय। मुझे लगा कि अभी मास्टर की कितने दिन करेंगे, उससे तो देखो आयुर्वेद करके देखेंगे। तो मैंने बारात को आगे जाने दिया और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वो हॉल में प्रवेश कर गया। जब मैं ऊपर चढ़ के गया तो 10 बाय 10 की खोली थी। 10 बाय 10 की खोली में एक बूढ़ा आदमी कांग्रेस का झब्बा, कांग्रेस की सफ़ेद टोपी, ऐसा कुछ लिख रहा था टेबल पर। मुझे देखकर उसको ठीक नहीं लगा होगा, क्योंकि उसके काम में रुकावट आ गई। तो फिर जोर से वो तो बोला, कौन है? पर जब के लोग जो सही थे ना, आज का वातावरण, जब का वातावरण अगर देखेंगे तो सब लोग ही ऐसे डरावनी भाषा में ही बोलते थे, ऐसे जोर से ही बोलते थे। तो मैंने देखा कि भाई ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो मैं बोला कि भाई ये तुम्हारी पार्टी देखी मैंने आयुर्वेद महाविद्यालय की, और उससे ऊपर चढ़ के आया। कहाँ रहते हो? मन के धुलिया। तो फिर आप मैट्रिक हुए हैं? हाँ, मन के मैट्रिक तो हुआ हूँ। तो संस्कृत ली थी? हाँ। मुझे कितने मार्क है संस्कृत में? मन के 83, मुझे 83। तो अरे वो उठ के खड़े हो, मुझे बैठ 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 बोले। तो मैंने बैठ गया। तो बोले आपको प्रवेश दे दिया आयुर्वेद कॉलेज में। अरे मैंने पूछा नहीं, आज नहीं, कुछ नहीं, और ये प्रवेश दे दिया। वो व्यक्ति महान व्यक्ति थी, वो बिंदु माधव पंडित, वो संस्था के मुख्य थे। तो उन्होंने प्रवेश दे दिया। मैं तो उनके अभी शादी के साथ आया हूँ, मेरे पास 10 रुपये भी खींचे भी नहीं, अभी कैसा प्रवेश है और कैसा है? तेरे को क्या करना है? तेरे को प्रवेश दे दिया, कल से क्लास को हाजिर रहना। इतने जल्दी उन्होंने प्रवेश दे दिया मुझे। अभी मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 10 रुपये के नोट खींचे में से निकाली, वो पेटी में डाल दी और मुझे बोले कि ये कब भी देना तूने, और उसकी पावती मेरे पास दे दी कि भाई तुझे प्रवेश मिल गया, इसकी ये पावती ले ले।
और ऐसा आयुर्वेद के प्रवेश में एक्सीडेंट, एक तो एक्सीडेंट ही हुआ ऐसे समझो, और अचानक मैं आयुर्वेद के कॉलेज में भर्ती हुआ। लेकिन जिस कॉलेज में मैं भर्ती हुआ वो तो जब कोर्स बदल गया था, सब आयुर्वेद ही आयुर्वेद था। 4 वर्ष का कोर्स था आयुर्वेद प्रवीण DSSC, और उसमें फिर प्रवेश ले लिया। इसी तरह से हमने पहले काम शुरू किया। दूसरी बात है कि 4 वर्ष का कोर्स था। 4 वर्ष के कोर्स में पाठांतर ही पाठांतर था, कभी प्रैक्टिकल व्यवस्था ही नहीं थी। कारखाना था लेकिन हॉस्पिटल नहीं था, तो भी हम ये इसी प्रकार का अभ्यास उधर करते रहे। 2 वर्ष के बाद बॉम्बे में परीक्षा देनी थी, वो बॉम्बे में परीक्षा दी। फिर बाद में 2 वर्ष के बाद और परीक्षा को जाना पड़ा। 4 वर्ष की परीक्षा हुई और मैं DSSC हो गया, आयुर्वेद प्रवीण हो गया। आयुर्वेद प्रवीण होने के बाद लेकिन मैं पहला आया था, फर्स्ट। तो मुझे बहुत लोगों ने ऑफ़र दी थी कि भाई तुम हमारे कॉलेज में पढ़ाने को आओ। हमारे सेवा संघ के मामा जी होते थे, वो भी बोले कि तू यही रह जा। लेकिन जब आयुर्वेद, मुझे ये जो सब भारत है वो स्वतंत्र हुआ था, जहाँ वहाँ स्वातंत्र्य का हवा थी। जो तो स्वातंत्र्य के बाद बोला था, त्याग के बाद बताता था। तो महात्मा जी सब जगह व्याख्यान देते थे कि शहरों में सब लोगों की सुविधाएं हो जाती हैं, लेकिन देहाती लोगों के बहुत हाल होते हैं। तो अब देहाती लोगों के लिए देहात में जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन लोगों को टाल दिया और देहात में चला गया। अभी मुझे लगा कि देहात में रहना है और ट्रीटमेंट देना। मुझे एलोपैथी आती नहीं थी, ऐसा नहीं। एक डॉक्टर के पास मैं कंपाउंडर था, इसलिए मुझे एलोपैथी आती भी थी। लेकिन मैंने मन में ऐसा सोच लिया कि नहीं, अभी आयुर्वेद ही करेंगे। उधर SMP सेंटर था, 157 रुपये पगार था और 1000 रुपये की दवा 1 बरस में देनी थी। वो तो मिलती थी गवर्नमेंट से। गया मैं उस गांव में, 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 8 दिन, एक भी पेशेंट नहीं। क्यों कि इधर 12 किलोमीटर दूसरा शहर और दूसरी को उधर 10 किलोमीटर दूसरा शहर। उधर से मोटरसाइकिल पर डॉक्टर आते थे, वो पंचायत के ओटे पर बैठते थे और लोगों को इंजेक्शन देते थे। और इंजेक्शन का माहौल था, इसलिए लोग इंजेक्शन लेते थे। वो मेरे पास क्यों आते? इसलिए मैंने 8 दिन तक राह देखी। 8 दिन तक राह देखने के बाद मुझे भी लगा कि चलो वो अपन इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन के बगैर तो प्रैक्टिस चलने वाली नहीं तो खाने को क्या होगा। तो फिर मैंने एक इंजेक्शन लाया। वो एक इंजेक्शन क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन था, उसमें वाटरफॉल इंजेक्शन था, उसके वो भी 7 लाख लेके आया। और देखते रहा पेशेंट की, कोई पेशेंट आता है क्या इसके लिए। लेकिन हमारा नसीब तो आगे चलता था ना। तो सब ये डॉक्टर लोग 6 बजे सब निकल जाते थे अपने अपने गांव पर। रात को अगर कोई बीमार पड़ा तो कौन उनको देखेगा। और जाना है तो कुछ बैलगाड़ी पर 12 किलोमीटर जाना कुछ आसान बात नहीं थी। ST तो जब बहुत थोड़ी चलती थी, इसलिए शाम को एक हमारे जो जिस देहात में मैं काम करने को गया, उसका सरपंच बीमार पड़ा। वो सरपंच, उसको 104 बुखार आता। लोग तड़फड़ाने लगा, क्योंकि अभी डॉक्टर तो कोई आने वाला नहीं और 104 बुखार से रात भर कैसा करेंगे। इसलिए किसी ने बोल दिया कि यहाँ दूसरा भी डॉक्टर आया है, तो उसको बुलाओ। हम गया, बुखार देखा और मुझे लगा अच्छा है, एक इंजेक्शन तो देंगे। इंजेक्शन देने से बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैं बोला कि इंजेक्शन तो देना पड़ेगा। तो वो बोले कि इंजेक्शन देंगे आप? अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, दो इंजेक्शन दे। और मैंने वो क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन में पानी मिला के वो इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन दिया
और मेरा नसीब आ गई, दौड़ने लगा। तो पहले इंजेक्शन की इतनी ज़ोर से रिएक्शन आई कि वो तो घबरने लगा ज़ोर से, दौड़े आ गए, जी मचलने लगा, चक्कर आए, आंखें ऊपर करने लगा। उनके बाप रे, ये तो अभी मर जाएगा। अभी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ करने कुछ साधन ही नहीं था, ये एंटीडोट्स वगैरह मेरे पास तो थे ही नहीं। तो अभी क्या करें। तो उस खेती में अदरक पकाने की, अदरक उगता था, तो अदरक वही छील रही थी। तो उसमें उसके हाथ से मैंने वो कटोरी और अदरक ले लिया, थोड़ा अदरक का रस बनाया और एक कप भर अदरक का रस उसको बलजबरी पिला दिया। वो बोले मैंने पीता, मैंने पीता। अरे तेरे को पीना पड़ेगा, अरे तो मर जाएंगे, तो मेरे भी मारेगा। क्योंकि उधर ऐसा था, जो डॉक्टर कुछ तकलीफ़ करता है उसकी टांगें तोड़ दी जाती थी। तो मैं तो डर गया, मेरी टांगें देख लीजिए। तो फिर वो बलजबरी मैंने उसको वो अदरक का रस पिला दिया। अदरक का रस पिला दिया, आप देते बराबर उसको जो उल्टियाँ शुरू हुई, 7 8 10 उल्टियाँ हुई और सब बेड भर गया, बदबू को इधर उधर फैल गई, बहुत मुश्किल हो गया। तो आखिर मैंने देखा कि वो अभी ये इसकी मुश्किल कैसे हल करें। लेकिन वो सब उल्टियाँ होने के बाद उसको तो उलट ठीक वो लगने लगा। और वो बोले कि कहाँ डॉक्टर, तुझे इंजेक्शन कितनी भारी है रे। तो मुझे चलो भाई, मुझे ये तो है। तो वो बच गया और उसके साथ मैं भी बच गया। लेकिन बात ये है ना, तो ये हुआ कैसा, अभी शास्त्र कैसा लगाए। मैं तो इंजेक्शन दिया था, इंजेक्शन में क्या हुआ, शाखागत प्रकोप हुआ। पहले बुखार था ही, शाखागत प्रकोप हुआ। और वो अदरक के रस से कुछ होने वाला तो नहीं था, लेकिन उल्टियाँ शुरू हुई, क्योंकि उसके पहले उसने मांसाहार किया था, दारू पिए थे, इसलिए वो सब पेट भरा हुआ था और उससे उसको उल्टियाँ हुई। और उल्टियाँ होने से वो जो शाखागत दोष है वो कोष्ठ में आके निकल गए। और निकल गए के बाद सब अवयव को जो राहत मिल गई, उसके लिए उसका पसीना आ गया, बुखार कम हो गया। जो श्वास लगता था वो आमाशय, अपन तो संप्राप्ति में देखते ही है कि आमाशय ये श्वास का महत्व का स्थान है। आमाशय रिक्त होता है तो श्वास कम हो जाता है। तो सब उल्टे होने के बाद उसको श्वास कम हो गया और मुझे राहत मिल गई। उठ के बैठा, उसको चाय भी पिलाई। और इसी प्रकार पहले मैंने सोचा कि जब पहला आयुर्वेद का पहला पाठ मैंने पढ़ा कि विशाखागत दोष कोष्ठ में आने का और कोष्ठ में के दोष शाखा में जाने की, ये जो खाली पढ़ता तो आता मैं व्यायामा दुष्मण तीक्ष्णात हिताचरणादपि कोष्ठात शाखा सिमरवाणी द्रुतत्वात् मारुत से है ना, ये जो लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्त निवेद सख्या, तो ये जो है जो, तो ये इससे पढ़ता था। लेकिन प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल मिली मुझे कि शाखागत दोष कैसे कोष्ठ में आते हैं। इसलिए आयुर्वेद पहले समझ गया और फिर मैंने तय किया कि इसके आगे आयुर्वेद ही करूँगा। जिसको लगे तो लो, नहीं तो नहीं लगेगा, अभी इंजेक्शन नहीं देने का। इसी प्रकार मैंने तय करके आयुर्वेद शुरू किया उधर। फिर जिसको ज़रूरत है वो आने लगे। इसी प्रकार मेरा काम हो गया। दूसरा प्रश्न आपको ऐसा है कि पृष्ठभूमि हमारे कुछ नहीं थे, मेरे पास घराने में कोई वैद्य विद्या नहीं था। लेकिन एक प्रसंग हुआ था। वो प्रसंग ऐसा है कि मैं छोटा था, 10 साल का, और मेरी दादी माँ के साथ रहता था। दादी माँ अलग देहात में रहती थी और हमारा बाकी का कुटुंब दूसरे देहात में रहता था। तो वो दादी माँ बूढ़ी थी, उसको दिखता भी नहीं था, कैटरैक्ट था। तो उसकी मदद के लिए मुझे उधर रखा गया था। तो मैं उसके साथ रहता था। तो उसको एकाएक आँख दुखने लगी, इतनी ज़ोर से आँख दुखने लगी कि वो रोने लगी। कैटरैक्ट तो था, लेकिन ग्लाकोमा भी हो गया। और वो इतना सरदर्द भी उसके साथ था कि बहुत ये घी ले, शक्कर ले, कुछ शेक साग हो, तो उसके करती रही। मुझे तो कुछ समझता नहीं था, मैं छोटा था, क्या करे। तो एक बाई, गोंड बाई, जो काला अक्षर भैंस बराबर, कभी स्कूल में गई नहीं,
वो उधर से चिल्लाते हुए आई और ज़ोर से आई और बोले वाई ला गया, वाता ला गया, किसको अगर दवा होना है तो लिए। तो मैंने बूढ़ी बोली कि उसको बुलाओ बुलाओ। तो मैंने बुला के लाया और उसको बोला कि भाई ये बूढ़ी बहुत सर दर्द कर रही है, इसको इतना सर दर्द है कि वो सहन नहीं होता, तो उसको क्या करेंगी तू। उसने ऐसा ऐसा करके एखादा तज्ञ आदमी जैसा देख तपासता है वैसा तपासा और बोले इसको अभी के अभी ठीक कर दूँगी मैं। अभी के अभी ठीक कर देंगे, हाँ, लेकिन एक पायली बाजरी लूँगी। एक पायली से बाजरी का सौदा तय हुआ। तो फिर उसने क्या क्या किया वो मैंने देखा, लेकिन जब तो मैं वैद्य होने जाने रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या कर रही थी, लेकिन जो कुछ देखा वो ऐसा है। ये नरानी के जैसा एक शस्त्र उसने निकाला, वो दिए पर लाल किया और पानी में डुबा के ऐसे खड़ा कर दिया भित को। फिर बाद में क्या किया उसने, एक बहुत गंदा कपड़ा था उसके साथ, वो इतना गंदा कपड़ा था, उससे ज़ोर से उसकी मान बांध दिया। वो तो बुढ़ी चिल्लाने लगी ज़ोर से, और वो ज़ोर से चिल्लाने लगने के बाद क्या हुआ, तो फिर थोड़ा सा ढीला कर दिया उसने। फिर यहाँ कपाल पट्टी को ऐसा मसल दिया थोड़ा सा, तो एक नस उभर के आई इधर कपाल को। वो जो नस उभर के आई उसको वो नारानी से जो गर्म किया था उससे कट कर दिया। तो नीचे वो जर्मन की थाली थी, वो जर्मन की थाली लगाई तो काला काला खून उसमें भरे निकलने लगा। सब काला खून, इतना खून निकाला था हम भी डर गए। डर जाने के बाद वो फिर वो चिल्लाई ज़ोर से, गड़बड़ नहीं करना। जैसा एक सर्जन ऑपरेशन करते हुए कोई गड़बड़ करता है तो ज़ोर से चिल्लाता है, वैसी बाई चिल्लाई। तो फिर हमने थोड़ी देर राह देखी, सब काला खून निकल गया। फिर बाद में हल्दी और चूना उसने निकाला और वो जख्म पर लगा दिया, वो नारानी निकाल दिया। बस इसी प्रकार वो लगाई उसने और वो जो खून बीन है वो फेंक दिया, स्वच्छ करके हाथ पैर धोए उसने। और फिर वो पानी भी नहीं पी और वो बुढ़ी को पूछती है अभी कैसा है सर। तो बुढ़ी देखती है तो अभी तो सर का दर्द बिल्कुल नहीं है। तो मैंने पहला आयुर्वेद सीखा, लेकिन सीखने की व्यवस्था भी नहीं था, क्योंकि मैं छोटा था, मुझे मालूम नहीं था कि मैं वैद्य होने जा रहा हूँ। तो एतत् सद्योर्तिनाशनम, तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा कैसी है ये मैंने पहले देखा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं वैद्य होने जा रहा था। तो कोई व्यवस्था ऐसी कोई हमारे इसमें कोई वैद्य विद्या नहीं था और कोई हमारे साथ भी नहीं था। अभी नाना साहेब गोखटे ये कैसे मिले, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, कॉलेज में भी मैंने उनका नाम सुना था। वो जो नाम सुना था उसमें कॉलेज में आयुर्वेद पत्रिका में माझ्या निरीक्षणाचे निष्कर्ष करके एक लेख आते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि वो प्रैक्टिकल साइंस था ना, इसलिए हम। तो पहली बात तो यह है कि आयुर्वेद के बारे में जो पहले मुझे मालूम था वो इतना ही था कि वही कुछ दवा है, वात पित्त कफ है, उसमें वो दवा देनी है और उससे ठीक लगता है। लेकिन इसी प्रकार शोधन करके ठीक लगता है ये मालूम नहीं था। हमारे नाना जी वो नगर को पढ़ते थे, नगर को पढ़ते हुए वो गुरु जी को प्रश्न पूछते थे कि भाई ये सादी दवा तो है तुमको देते हैं हम लोगों को, क्यों नहीं शोधन शुरू किया जाए इधर। तो जोर से डांटते थे गुरु जी, कुछ गड़बड़ नहीं करना, कुछ हो गया तो क्या करेंगे, धाव दौड़ करनी पड़ेंगे, वो नहीं करना। तो फिर वो चुप बैठ जाते थे, लेकिन मन में तो था उनका कि भाई कुछ पंचकर्म करूं। तो फिर उसने तीसरे बरस में जब आउटडोर को बैठे तो एक पेशेंट आया, 46 बरस का श्वास का पेशेंट था, गुरुजी था शिक्षक, और उसको 2-3 बरस से श्वास था, इतना जोर से श्वास था कि वो सहन करना मुश्किल था। वो दवा देता था। इन्होंने देखा कि भाई अगर ये पंचकर्म से ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए
उन्होंने उसको पूछा कि भाई तुम्हारे के लिए अलग से ट्रीटमेंट मैं करने वाला हूँ, अगर अलग से ट्रीटमेंट करने वाला हूँ तो तुम सहकार्य करने को ना। हाँ बोले कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार तो उन्होंने 50 ग्राम वासाघृत 5 दिन और एक बस्ती दे दिया उसको, और दूसरे दिन उसको सुबह उत्क्लेशकारक आहार दे के सुबह वमन दे दिया। वमन में बदन फल, वचा और सेंधव ये डाल के उसको प्रमाण मालूम नहीं था, कभी वमन दिया भी नहीं था, तो लेकिन वो दे दिया और वमन भी अच्छा हुआ। वमन अच्छा हुआ का परिणाम ऐसा हुआ, वो श्वास उसका ठीक हो गया, मुझे तुरंत ठीक, तकलीफ कम हो गई। तो घर गया, अतः उसके बाद में जो संसर्जन क्रम बनाते हैं उन्हें होना चाहिए था, वो नहीं बताया। इसलिए रात को उसने आमटी और वो खा ली। तो दूसरे दिन हाँफते हुए कॉलेज में आया। ये महाराज बावड़ी पर नहा रहे थे, पादली ऊपर डालते थे, और वो हाँफते हुए उधर आया तो वो बाल्टी उल्ट के ऊपर डाल दी, उसके ऊपर डाल दी है बराबर, वो उसका श्वास थोड़ा सा कम हो गया। और अपने इसमें जो कुमारी आसव है, ये ऐसी चीज़ है कि उससे प्यास और गर्माश तुरंत कम हो जाती है, वो दे दी। फिर बाद में उन्होंने शास्त्र से निकाल के सब उसको संसर्जन क्रम वगैरह बता दिया। और पहली केस पंचकर्म की श्वास की ठीक होने के बाद उनको विश्वास आ गया कि वह अभी हम काम करेंगे। तो धीरे धीरे चुपके उधर करते रहे। पास होने के बाद अमरावती को आए और अमरावती को ये सब काम करने लगे। हमको भी लगा चलो भैया अमरावती को अब पढ़ेंगे, उधर पंचकर्म क्या है तो, और पंचकर्म क्या है वो देखेंगे, फिर बाद में इधर आके पंचकर्म करेंगे। मैं नगर परिषद में काम कर रहा था और मुझे अभी लगाया था, और फिर वो हमारा शंकर सिंह गिरा से वो शेवाड़े को आयुर्वेद का दवाखाने में था। इसीलिए तो हमने तय किया एक दिन कि वो चलो मोटरसाइकिल पर अपन अमरावती को जाएंगे। अमरावती को गया, शाम को पहुंचा, उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया, एक अलग सी खोली हमको दी और अच्छी तरह से पेशेंट भी थे। लेकिन उनके तरीका ऐसा था, कोई भी पेशेंट आया कि पहले उसको नस से दे दें, क्योंकि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, यहाँ सब का मूल है। अगर नस से देते तो तुरंत सबका थोड़ा थोड़ा ये कम हो जाता है, दुखाव कम हो जाता है, तो नस से। फिर बाद में आच्छादन करते थे, यानी कि घी कपास में भिगाकर आँखों को भी थोड़ी देर ठहर जाते थे, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। फिर बस्ती देते थे, और फिर बाद में जो अवस्था है उसके अनुसार पंचकर्म करते थे। हम आए, खाए और हम सो गए। सो जाने के बाद रात को 10 बजे उन्होंने उठाया हमको। 10 बजे एक पुलिस ऑफिसर उधर आया था, वो पुलिस ऑफिसर को उठा के लेकर ले आए थे। वो बकरा कोबड़ी आदमी और दारू पिया था, और उसको उठा के लेके आए, क्योंकि वो अगर सरकारी अस्पताल में जाता तो उसका खून जांच होता और उससे नौकरी चली जाती, इसलिए उसको उधर आया लेके आए। और नाना ने देखा, और मुझे पहली घटना बोले दे उसको बस्ती, तो उन्हें उठे हमने और फिर बस्ती दिया। बस्ती पहला बस्ती हमने उधर दिया तो कैसा क्या देना उन्होंने सब बताया दिया, और इसी प्रकार पहला बस्ती दिया। अरे बाप रे, इतना बस्ती, और सब बेड भर गया। 3-4 ट्रक माल था वो बाहर निकल और सब बदबू फैट रह गई। फिर 2 चौके उसको काट पर लाए, और सुबह उठ के बैठा तो एकदम फ्रेश लगने लगा। उसको कोई दवा दी नहीं थी, इंजेक्शन दिया नहीं था, कुछ नहीं, खाली बस्ती दिया था। और इसी प्रकार बस्ती देने से इतनी जल्दी ठीक होता है, ये पहला हम देखा है। इसलिए हमने सूत्र बना लिया, बस्ती द्यावा, बस्ती घ्यावा, बस्ती जीवीचा विसावा। इसी प्रकार हम नाना से मुलाकात हुए, फिर उनके साथ बहुत जगह घूमा, शिविर को अटेंड हुआ। तो इसीलिए
पंचकर्म इसी प्रकार शुरू हो गया। फिर नाना को आश्वासन दिया, म्यूनसिपाल्टी में आया। म्यूनसिपाल्टी में तो सरकारी नौकरी थी, लेकिन आयुर्वेद दवाखाना था। हम दवाई देते ही थे, लेकिन आयुर्वेद दवाखाना होने से यहाँ पंचकर्म कैसा करना यह हमने पहले तय किया। तो होता क्या, संडास नहीं था। एक मेंबर को पकड़ा, उसको बस्ती दिया। उसको बोला अरे तो बहुत मजेदार बात है, मुझे संडास बांध दो। संडास 75 को संडास वेदन यंत्र वगैरह सब उन्होंने दे दिया। तो 75 में पहला उद्घाटन नगर परिषद में पंचकर्म की चिकित्सालय से हुआ। सबको बहुत अच्छा आश्चर्य लगा, आनंद हुआ। 75 के बाद में फिर हमने पंचकर्म शुरू रहा। तो इसी प्रकार पंचकर्म बहुत अच्छा शुरू हुआ। फिर बाद में पंचकर्म करते हुए एक मोदी, वो भी मोदी थे वो मोदी करके पेशेंट आए। वो ट्यूबरक्लोसिस वाला था। वो 60 बरस का आदमी, टीबी था, बायोलेटरल ट्यूबरक्लोसिस। एक बड़ा हॉल था, उसमें तो बीच में सोए थे कॉट पर, दो बाजू को 2 स्टूल थे, उसको किडनी ट्रे था। तो जब कफ आता था तो इधर, कफ आता तो इधर थूकता था। उठ के बैठने की ताकत उसके पास नहीं थी। वो संडास भी उधर ही करता था बेड पर। इसी प्रकार वो काम चालू था। मैं गया और डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई तू 8 दिन के से ज़्यादा बचेगा नहीं, तो तेरे को विल कर देने को ना। तो फिर उसने छोटे भाई के लड़के के लिए इसमें विल कर दिया। तो फिर मैं जाके बैठा, वो सब देखा मैंने। डॉक्टर बोले कि 8 दिन से ज़्यादा बचेंगे नहीं है। तो मैं भी देखा कि वो अगर ये इसको कुछ मेरे दवा से हो जाएंगी तो लोग बोलेंगे कि इसने मार दिया। तो मैं डर गया, लेकिन कुछ करने वाला तो नहीं था ही नहीं। लेकिन गड़बड़ हो गई, इतनी हो गई कि वो बोले कि कुछ तो भी दवा देना। उनके भाई मैं अभी बाद में आऊँगा, और वहाँ से भागना चाहता था लेकिन बात ये हो गई, जब मैं ये भागने को उठा, जब उसका जो नौकर था उसने एक दूध और उसमें फल रस ये डाल के उसको लाके दिया, और लाके देने के बाद वो पिया। मुझे लगा कि इतना दूध और कप और फल वो तो विरुद्ध है, तो उसके साथ ये इतने दिन देते रहेंगे तो मर जाएंगे ये तो। इसलिए अगर मुझे मन में आया इसको वमन दे दे तो क्या करे, लेकिन डरता था क्या करे। मुश्किल देख वमन दिया और वमन करते करते मर गया तो वो सब गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए मैं डरता था। लेकिन एक युक्ति मैंने किया, उनके तूने ये दवा पी है ना, दूध पिया है, फल रस है, तो मदन फल की पूरी दे दिया उसको, और फिर घोल के मेरे सामने पिला दिया उसको गर्म पानी में, और भागा वहाँ से उनकी जो कुछ होगा तो होगा। इसी प्रकार हिम्मत करके हमने गया म्यूनसिपैलिटी में। 4 बजे आता वो बोल के गया। 4 बजे गया, मैं दूर से देखा कि उसके घर के सामने कोई गर्दी बिरदी तो नहीं कुछ गर्दी बिरदी नहीं थी। तो फिर जाके आए तो वो उठ के बैठा था बुढ़ा। तो वो इतने दिन से संडास जाके नहीं करता था, अभी वो नौकर के साथ हाथ में पकड़ के संडास करने लगा। उसको लगा कि वो अभी थोड़ा सा ठीक लगा। तो वो बोले कि 4-5 उल्टियाँ हो गई और मुझे भूख लगी। 6 महीने से मुझे भूख नहीं थी, इसलिए बाजरे की गरम रोटी और तिल का तेल और चटनी खा रहा था। और मन के इससे तो तकलीफ होगी, नहीं बोले मुझे इससे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने भी आ गई, तो मैंने भी उसको वासागृत 50 ग्राम 5 दिन और एक मात्रा बस्ती देते। टीबी के लोगों को निरो बस्ती देना नहीं चाहिए। इसका कारण यह है कि मलम ही तस्य विडबलम, इसलिए अनुवासन बस्ती दिया और दूसरे दिन वमन दे दिया। और वमन इतना अच्छा लागू पड़ा, और 3-4 दिन वो घी भी गया, तो घर में फिरने लगा, घूमने लगा, जो पड़े रहता था, इतनी ताकत आ गई उसको। और फिर वमन भी अच्छा हुआ। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये श्रीमंत आदमी है, ये श्रीमंत आदमी अगर है तो उसको कुछ अपन देंगे स्वर्ण वगैरह से। तो उसको बोला कि काका जी सोने का भस्म लाएंगे?
हाँ बोले लाऊंगा। तो फिर मैंने सोने का भस्म, उसके साथ सुवर्णमाक्षी भस्म, प्रवाह भस्म, ये सब बिल्कुल श्रृंग भस्म सब मिला के सी तो 90 पुड़ी करके उसको दे दिया। और सेवासन का द्राक्षागंध करके बाटली है, मैंने क्या आधा कप, आधी बाटली सुबह आधी बाटली रात को, इतनी ज़्यादा मात्रा से पीने को ना, ये मैं बोल के फिर वो निकल आए। मैं 3 महीने हो गए लेकिन उसका निरोध नहीं। और मुझे लगा वो बहुत दूर रहता था, मुझे लगा कि भाई ये हाय के मर गया, कुछ पता नहीं क्या करें अभी इसको। तो फिर एक दिन उसका बुलावा आया तो मैं गया। और जब गया तो बाहर गादी पर एक आदमी बैठा था और अंदर हाल तरीकामा था, उधर काट नहीं कुछ नहीं। मुझे लगा कि बुढ़ा गया। करके बाहर आया और वो आदमी को पूछा कि भाई अरे काका जी कहाँ गए? तो काका जी बोले, तो हंस दिया काका जी, कहीं वो काका जी था, मुझे मालूम नहीं था। इतना तबीयत टंटराट हो गई थी, उसको झाड़ हो गया था, खाना पीना शुरू हो गया था, वो चावल का बिजनेस फिर से शुरू हो गया था और व्हील रिटर्न कर लिया था उसने। तो फिर वो बच्चे हमको गालियाँ देते थे क्यों इसने ये क्या कर दिया। तो इसी प्रकार वो ठीक हो गया। तो उसने मुझे इसलिए बताया था, बुलाया था कि भाई सब तो तुमने मुझे ज़िंदगी नहीं दी है, ये नई ज़िंदगी पर मैंने तेरे को कुछ दिया नहीं, इसलिए मैं तेरे को कुछ देने के लिए बुलाया है, इसलिए आप बोलो उतनी पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। मन क्या भाई मुझे तो कुछ नहीं होना, लेकिन उसके परदादा ने मुझे आजोबा के आजोबा उसने 5,000 रुपये 1911 में दे के वो दवाखाना बांध कर दिया था। और फिर जब से म्यूनसिपैलिटी ने वो दुरुस्त किया नहीं था, वो पानी पड़ता था तो पानी निकाल के बैठना पड़ता था। इसी प्रकार है एलोपैथी के दवाखानों की सब व्यवस्था वो अच्छी तरह से करते थे। इसी प्रकार काम चल रहा था। मैंने उनको बोला कि भाई ये दवाखाना आपके परदादा ने दिया है तो उसको सुधारना चाहता हूँ। तो बोले कितने पैसे लेंगे? मुझे मालूम नहीं। तो उसने मुनीम को बुलाया और फिर वो चेक लिख के दिया। वो चेक मुझे तो होना ही नहीं था, इसलिए चेक खींचे में डाल दिया। तो अपने देख तो सही मैंने तेरे को क्या दिया है। तो उन दिनों में मुझे 23/9/90 उसके 1 बरस आगो था, मैं 89 में ये चेक मुझे दिया, 1 लाख रुपए का चेक दिया। एक मदन फल की पुड़ी का 1 लाख रुपए मिल सकता है वो जब मुझे मालूम हुआ। तो इसी प्रकार वो 1 लाख रुपए दिए। 3,85,000 मुझे जो 4 लाख मिला के 35 बेड का पंचकर्म चिकित्सालय और आउटडोर का पंचकर्म चिकित्सालय। फिर उधर 23/9/90 को शुरू हुआ अच्छी तरह से। न उधर भी नाना को बुलाया था और फिर वो बहुत स्नेह सम्मेलन भी हुआ, बहुत श्री राम शर्मा वगैरह अखिल महाराष्ट्रीय लोग आए थे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ और एक काम हुआ गया। इसी प्रकार आयुर्वेद के क्षेत्र में ये शुरुआत हुई। फिर बाद में ऐसा नगर परिषद थी, नगर परिषद में बहुत सस्ते में हम दवा देते थे। तो एक आदमी आया हमारे तरफ और वो आदमी था नरेंद्र गुजराती। वो बोले 1 रुपये में कैसे तुम्हें दवा देते हो? मैं उसको पैसे में बैठा था तो उसने 2.25 लाख रुपए कर्जा निकाला। तो फिर वो पंचकर्म चिकित्सालय जलगांव को शुरू किया। तो फिर इसी प्रकार पहला खासगी पंचकर्म चिकित्सालय शुरू हो गया। और इधर 93 को मैं रिटायर हुआ। मुझे लगा कि प्रवीण को उधर मिल जाएंगी क्योंकि मैंने काम तो अच्छा किया था, सबको मालूम भी था। मैं गया प्रेसिडेंट की तरफ लेकिन माने नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ कर दी उन्होंने और वो फिर लिए नहीं। तो वो अच्छा ही हुआ, जो अच्छा हुआ वो भगवान ही करता है ना, इसलिए उन्होंने उसने प्राइवेट पंचकर्म चिकित्सालय डाली और उसका फिर
इस तरह अच्छी तरह से अरेंज किया कि महाराष्ट्र में अभी आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सालय नगर बहुत खासगी प्रैक्टिस में इतनी अच्छी तरह से चल सकता है, वो श्री राम शर्मा और बहुत महाराष्ट्र को आके देख के गए। इसी प्रकार ये आयुर्वेद तो शुरू हुआ है, मैं बाद में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया क्योंकि शरीर स्वास्थ्य के बाद में भी और परिस्थिति भी ठीक नहीं थी, धाव दौड़ थी और मैं विपश्यना करने जा रहा था ना, इसलिए कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाया। ये बात है। शिविर भी लेता था, शिविर भी लिए था जब काम चालू था, तो प्रवीण ने भी बाद में शिविर भी लिया और प्रवीण ने ये जब अगर शुरू नहीं करते तो मेरा भी नाम वही मिट जाता, फिर मेरे को भी कोई पूछता नहीं। यह बात मुझे हमेशा याद आती है कि उसने जो हिम्मत बताई और जो काम किया है उसके दुनिया में तोड़ नहीं, और अभी तक वो उसने ही काम कर रहे हैं, इसलिए वो प्रश्न नहीं अभी जो खलास हो गए सगळेच प्रश्न मी घेतलेले उधर। तो इसी प्रकार आयुर्वेद हमारे पीछे लग गया, मैं आयुर्वेद के पीछे लग गया। अभी थोड़ी सी आयुर्वेद जो आयु बची है उसके इसमें है, अभी आगे की पीढ़ी भी अच्छी तरह से काम कर रही है। हाँ, तो उसने एक प्रश्न शादी के बारे में भी बताया है वो, लेकिन शादी के बारे में अभी बताने जैसी कुछ बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि वो बताने जैसी बात ऐसी कि जब शादी तय हुई तो हमारे पिताजी ने तय की, वो किसी को मानने नहीं थे। तो इसलिए वो एक दिन जहाँ मैं काम करता था वहाँ आए, और वो तो कांग्रेस के लीडर थे उन दिनों में, और वो किसी को सुनते नहीं थे। उन्होंने बोला तेरी शादी तय करके आया हूँ, 7 तारीख को हाजिर रहना। अरे बाप रे तो हमारे रामचंद्र बेनीराम बदान साहब बाजू में खड़े थे, और उसने लड़की देखी नहीं तो भी कैसा क्या तो आपने तय कर दिया पर हमारे। तो उसने बोला दादा ने हमारे कि भाई इसको भाजी खरीदनी आती नहीं तो लड़की कैसे चुनेगा ये इसको क्या मालूम लड़की क्या होती है। तो ये कुछ नहीं, मैंने जो बताया वो ठीक करना है। तो इसी प्रकार फिर वो तय कर दिया और हो गया। लेकिन बात है ना कि इसी प्रकार जो नसीब है वो तय हुआ ही होता है, आपने को मालूम नहीं होता। इसलिए जो भगवान देता है वही लेना और उसमें बढ़ाव करने की कोशिश करना। अभी शिक्षा पद्धती की बात है। नाही, आईंनी तुम्हाला कशी मदत केली ते सांगा। शिक्षा पद्धति की जो बात है वो पद्धति कुछ नहीं है। आयुर्वेद एक बिल्कुल आसान शास्त्र है। मैंने बोला छोटेपन में जो बात बताई कि वही गोंड भाई जो कुछ पढ़ती नहीं भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, इसी प्रकार का यह शिक्षण भी नहीं था, तो भी उसने इतना अच्छा सर्जरी किया कि जिसको आज के ज़माने में भी कुछ मार एतत् सत्य और तिराशना तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा है उसने बताई, और आज किसी को मालूम नहीं। यह बड़ा आश्चर्य है, लेकिन पंचकर्म करेंगे तो ही ये होगा। पद्धति विद्यति कुछ नहीं। सामने आने के बाद पहले शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परमोषणम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु बस्ती विरेचन वमन, ये ख्याल में रख के ही चिकित्सा करना। चिकित्सा के बाकी के द्रव्य जो आप तय करते हैं उसके पहले तेल, घी और मध ये सामने आने को ना, उससे चिकित्सा न होते हुए फिर बाद में इधर बाकी के द्रव्य का विचार करने को ना। दुनिया में आयुर्वेद के जैसा आसान शास्त्र दूसरा कुछ नहीं। आमाशय, पश्चिमाशय, पक्वाशय। आमाशय जो है उसमें कफ बनता है, पश्चिमाशय में पित्त बनता है, और वाताशय में, पक्वाशय में वात बनता है। बस कफ बढ़ गया तो वमन देना है,
पित्त बढ़ गया विरेचन देना है, और वात बढ़ गया तो बस्ती देना है। कफ बढ़ गया तो कफ की बीमारी होती है, उसमें मधुमेह होता है। अगर वसंत ऋतु में वमन देते हैं तो 1 बरस भर मधुमेह होगा नहीं, इसकी गारंटी है। शरद ऋतु में अगर पित्त विरेचन देते हैं तो 1 विरेचन देने के बाद 1 बरस भर ब्लड प्रेशर और पित्त की बीमारियां होगी नहीं है, इसकी गारंटी है। और वर्षा ऋतु के शुरू में जब प्रावृट बोलते हैं उसमें अगर अपन बस्ती देते हैं तो किडनी के विकार और हृदय के विकार होंगे नहीं, हार्ट डिसीज होगा नहीं, इसकी गारंटी है। ये इतना आसान शास्त्र होने के बावजूद भी अपन इतने बड़े बड़े ग्रंथ ढूंढते हैं, देखते हैं, आजू बाजू को प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसमें ज़रा झंझट होती है। ऐसा झंझट नहीं होने वाला, आसान शास्त्र है तो आसान है। आया पेशेंट, तेरे को क्या होता है, कहाँ है, नाभि के नीचे तकलीफ है, बस्ती, नाभि के ऊपर और हृदय के बीच तो लगे विरेचन, और शूलाना अप्रसेक, शूल आना अप्रसेक 3 लक्षण है तो वमन, दाह और शूल है तो उसके लिए विरेचन, और आधवान और शूल है इसके लिए बस्ती। बस इतना आसान शास्त्र दुनिया में कोई नहीं। ये प्रैक्टिकल साइंस है, जब करेंगे जब पता चलेगा। हर एक ने पहले पंचकर्म का ही विचार करके चिकित्सा करने को ना, अगर पंचकर्म का विचार करते नहीं है, करने के सिवाय आयुर्वेद करते तो न आयुर्वेद करता है, लोगों को फंसाने की चेष्टा करता है, दूसरा कुछ नहीं है। ये इंटीग्रेटेड के बाद ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इंटीग्रेटेड के बाद आयुर्वेद करूँ का एलोपैथी करूँ, एलोपैथी इसमें झंझट में आयुर्वेद भी पढ़े नहीं और एलोपैथी भी किए नहीं, तो फिर गड़बड़ हो गई। इसी प्रकार अपन आयुर्वेद ही करेंगे, ये पहले ख्याल रखना, निदान आयुर्वेद का। फिर एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट है वो तो तफसील है, जैसा प्रैक्टिकल होता है और थियरी होती है। तो आयुर्वेद की सब बातें थियरी वाली है और एलोपैथी की सब बातें प्रैक्टिकल वाली, कैसा काटना, कैसा जख्म हुआना, ये वगैरह। तो इसी प्रकार ये इसका उपयोग वो भी शास्त्र है, तो शास्त्र का उपयोग आदमी के लिए सब करना ही है। तो इसी प्रकार अपन आयुर्वेद का और एलोपैथी का उपयोग करके मनुष्य को मदद करेंगे, बस इतना ही है। आयुर्वेद की कुछ खास पद्धति होती है ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें शरीर जाना दोषाणाम इसमें लिखा है कि वो हर आदमी कुछ न कुछ घाट बनती है, वो निकालना नहीं जानता है तो वो कौन सी भी पैथी नहीं हुई। इसलिए आधुनिक शास्त्र वालों ने भी ये शोधन की चिकित्सा सीख लेने को ना उसे करना। और अंदर घान बनती है और वो बोलेंगे मैं नहीं साफ करूँगा, तो घान तो बढ़ती जाएंगी, तो रोग भी बढ़ते जाएंगे उसके साथ। तो साफ सफाई की बात बहुत अच्छी है और उसके लिए पंचकर्म की भी बहुत ज़रूरी है। और कोरोना ये इसने जो कुछ बहुत धूम मचा रखी है उसमें, ये विषारी चीज़ है, विषैली चीज़ है। डांस काटता है तो विषय अंदर में डालता है, वो जो जंतु कुछ बोले न बोले उसका बात है, वो माइक्रोस्कोप में दिखता है कोरोना कोविड-19, लेकिन वो भी विषारी जंतु है। आयुर्वेद में उसके बारे में सुश्रुत ये तो तुम्हारा कल्पस्थान अध्याय 8 उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है। उसके भी गिनती की है, 18 प्रकार के वात के, 23 प्रकार के पित्त के, 13 प्रकार के कफ के, इसी प्रकार डास के उसके नाम दिए हैं और नाम में उसकी वनस्पति भी लिखी है। इसी प्रकार के बहुत संशोधन जब भी होता होगा, जब भी तकलीफ होती होंगी ना, तो आज भी अगर उसको विषैली चीज़ करके जो अंदर में भी जाता है वो निकाल देने के लिए पहले रक्तमोक्षण 50 सीसी और फिर बाद में तुरंत वमन और विष कम करने वाली चीज़ अपने पास गाय का घी ये है, नस्य है, या अगर अपन देते हैं तो तुरंत उसको प्रतिकार शक्ति और विष कम होने से पेशेंट बच जाता है। अभी कुछ तकलीफ नहीं रहेंगी। डेंगू के बारे में हमने बहुत प्रयत्न किया और उसके बहुत फायदे भी हुए हैं। चिकनगुनिया के बाद में एक वमन देने से, सुबह वमन
और शाम को ठीक। इसी प्रकार अपशोधन ये सबसे अच्छा काम कर सकेगा। आज खाली लॉकडाउन ही चलेगा नहीं, तो दोष बाहर निकालने से काम चलेगा, वो उसके साथ होना है। और जो जंतु है वो हवा में उड़ते हैं, वो एक से दूसरे तरफ पानी से भी जाते हैं, हवा से भी जाते हैं। तो पहले उसको हवा साफ करने के लिए अलग अलग वनस्पति की धूप लगाएंगे और हवा साफ करेंगे, तो ही उसका काम चलेगा। ऐसा कितना भी दिन लॉकडाउन करके रखे तो वो ठीक होने वाला नहीं। ये एक उपाय है लॉकडाउन का, तो दूसरा कुछ नहीं है। उसमें उसका सही इलाज नहीं है, तो उसके लिए मदद के लिए आयुर्वेद की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है।